क्लियर है क्या? तो अपन क्या लिखे, व्हेन वन बॉडी ट्राई or move on a surface of another body, at that time a force acting between the both surfaces of body that is which is opposes the relative motion between them known as a friction force. समझ में आ रहा है? known as a friction force. क्लियर है क्या? ये एक पैरेलल कांटेक्ट फोर्स होता है, मतलब पैरेलली सरफेस के पैरेलली वर्क करता है. क्लियर हो गया? फ्रिक्शन, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर है. अब हम लोग देखते हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन. कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, किसके कारण ये जनरेट होता है. देखो यहां पर बताता हूं. कॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअल में क्या होता है, जो कोई भी बॉडी है, बॉडी का सरफेस है, वो बाहर से तो कैसे दिख रहा है, चिकना दिख रहा है, मतलब स्मूथ दिख रहा है. लेकिन जब उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे, है ना, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे तो आपको दिखेंगे ऐसे, मतलब पहाड़ एवं घाटी, हिल्स एंड माउंटेन्स. समझ में आ रहा है क्या? इसको इसको ये ऐसा ऐसा स्मूथ है, लेकिन इसको माइक्रोस्कोपिक वे से स्टडी करोगे तो ये इसका सरफेस कैसा है, ऐसा है. आ रहा है क्या समझ में? नीचे दूसरा बॉडी रहेगा, उसका सरफेस कैसा है, ऐसे ही है. क्लियर है? हमको बाहर से ऐसे देखिए, माइक्रोस्कोपिक वे से देखिए, मतलब नॉर्मली देखे, है ना, नेकेड आइज देखे तो हमको कैसे दिखेगा, वो स्मूथ दिख रहा है. लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिक वे से देखेंगे तो वही कैसा है, वो बॉडी कैसा है, वो कैसा है, उसमें जैसे कि हिल माउंटेन्स बने हुए इस टाइप के हैं. क्लियर है? उबड़ खाबड़ बोलना चाहिए, ऐसे करके है. अब क्या होता है, when one body try to slide on surface of another body, अब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या होगा, स्लाइड होने की कोशिश करेगा, देन ये इंटरलॉकिंग जनरेट बिटवीन देम. क्या जनरेट होता है? इंटरलॉकिंग जनरेट बिटवीन देम. इंटरलॉकिंग जनरेट होता है या इंटरलॉक जनरेट होता है. वो क्या करता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी में जो स्लाइड हो रहा है उसको क्या करता है, रोकता है. यही रीजन होता है किसका, फ्रिक्शन का. समझ में आ रहा है क्या? यही रीजन होता है क्या, फ्रिक्शन का. मतलब हम लोग इसमें लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकेंगे, व्हेन वी स्टडी about the surfaces of bodies through the microscopic way, then we see lots of hills and mountains in the surfaces of the body, which is or when one body try to slide on surface of another body, at that time a interlocking is generated between them, which is opposes the relative motion of the bodies. ठीक है? which is opposes the relative motion of the body. that is the reason of friction. क्लियर है क्या? ठीक है, यही क्या रीजन होता है फ्रिक्शन का. ठीक, कॉज पता चल गया. अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन. टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन में हमारे पास है, पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है. स्टैटिक फ्रिक्शन जब दोनों बॉडी रेस्ट में हो, ठीक है, तब जो लगता है उसको बोलते हैं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना. रेस्ट कंडीशन में लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन. और एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव कर रहा हो तब भी फ्रिक्शन लगता है. ठीक है, मूव करना चालू कर दिया इसका मतलब फ्रिक्शन खत्म नहीं हो जाता. ठीक है, मूव करने के लिए फ्रिक्शन ही रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, तो एक रेस्ट कंडीशन में भी होता है तब भी फ्रिक्शन लगता है, और एक बार क्या होता है जब वो मूव कर रहा होता है तब भी फ्रिक्शन लगता है. तो उसको क्या बोलेंगे अपन, काइनेटिक फ्रिक्शन. फ्रिक्शन ये कब लगता है, मूविंग कंडीशन में लगता है. आ रहा है समझ में? ठीक है, मूविंग कंडीशन में लगता है. ठीक, अब हम लोग कैसे बोलेंगे इसको, टाइप ऑफ फ्रिक्शन. देयर इज टू टाइप ऑफ फ्रिक्शन. वन इज द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड अनदर इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलेंगे बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलेंगे, व्हेन वन बॉडी रेस्ट ऑन सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन में हमारे पास है, पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन. वन इज द स्टैटिक फ्रिक्शन. वन इज द काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलेंगे, when one body rest on surface of another body,
ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन वन बॉडी रेस्ट ऑन सरफेस ऑफ अनदर बॉडी एंड ट्राई टू मूव or there is relative motion or try to move on a surface of another body, at that time a friction is acting between them is known as a static friction। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे हो, ठीक है, और स्लाइड करने की कोशिश करे या मूव करने की कोशिश करे, उस समय जो जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैटिक फ्रिक्शन। आया क्या समझ में? ठीक है, आ रहा है समझ में? आकांक्षा, अमित, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? श्रेयांश, आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, चलो, क्या था हमारे पास? स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोले? व्हेन वन बॉडी रेस्ट ऑन अ सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, एट दैट टाइम rest on surface of another body and one body moves to try to move on a surface of or slide on a surface of another body, then a opposing force acting between them which is opposes the relative motion between the bodies is known as a static friction, or static friction work when one body rests on surface of another body, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, a friction forces act between the bodies when one body is rest on surface of another body, ऐसे करके लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन को अपन क्या बोलेंगे? उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे? काइनेटिक फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? when one body try to move on a surface of another body, when one body try to move on a surface of another body, then a try to move on a surface of another body, then a force acting between the surfaces of both body which is opposes the relative motion between them is known as a kinetic friction। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम लोग? kinetic friction work when one body is in moving condition। ठीक है, मूविंग कंडीशन। क्लियर है क्या? इसको और कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, when one body move on a surface of another body or try to move on a surface of another body, at that time friction force acting between the surfaces of both body which is opposes the relative motion between them is known as a kinetic friction। ठीक है जी। स्टैटिक फ्रिक्शन को F स्मॉल एफ ना S से रिप्रेजेंट करते हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन को F K से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है क्या? एक को FA क्या बोलना चाहिए? FS, और एक को FK से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, किसकी? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता चलेगा? तो देखो यहां पर देखते हैं, कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, इस पे हम लोग फोर्स F लगा रहे हैं, तो ये बॉडी जैसी फोर्स लगाओ वैसे वो चलना मुंह नहीं करेगा। वो बॉडी क्या होगा? वो बॉडी अपने आप को अपोज करते रहेगा, उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगते रहता है। तो जब तक वो रेस्ट कंडीशन में होता है, तब तक उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन वो जैसे ही मूव करना चालू कर दिया उसको बोलेंगे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मान लो इधर फोर्स ग्राफ बना रहे, इधर फोर्स लगाए हैं और इधर फ्रिक्शन लिखे हैं, फ्रिक्शन फोर्स। तो जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू को बढ़ाओगे, F की वैल्यू को बढ़ाओगे, F स्मॉल f का मान भी ऐसा बढ़ते रहता है ना, बढ़ते चलता है। और एक समय कैसे ऐसा आता है कि जस्ट वो मूव करने वाला होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू में होता है,
ठीक है, मैक्सिमम जस्ट मूव करते समय जो फ्रिक्शन वर्क करेगा उसको बोलते हैं क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर हो गया क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इधर जाके ऐसे करके ऐसे, ये हो गया क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? ये कब लगा, इधर वाला रेस्ट कंडीशन में लगा, ठीक है, इधर क्या मूविंग कंडीशन में लगा, मूविंग कंडीशन में, और ये जस्ट अगर मतलब उसमें थोड़ा भी इंच भर भी फोर्स लगा दो और वो मूव करने लगे, ठीक है, इंच भर भी फोर्स लगा दो और वो मूव करने लगे, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक, इससे ये एक चीज क्लियर होता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बोलना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन से। क्लियर हुआ कि इतना? ठीक है, तो ये सब चीजों को नोट कर लो, फिर लॉ ऑफ फ्रिक्शन बताता हूं।
नेक्स्ट हम लोग चालू करते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन में, अरे यार ये लोग डस्टर कहाँ ले गए? एक मिनट बेटा, ना डस्टर लेके आ रहा हूँ, ये मिटाना पड़ेगा मेरे को। रिएक्शन है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सपोज ये बॉडी यहाँ पर रखा हुआ है ना, ये बॉडी रखा हुआ है, इसका मास मान लो m है, तो ये क्या लगाएगा, इधर एक्शन फोर्स लगाएगा, है ना, इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा, तो उतना ही समय ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो क्या बोलना चाहिए, नीचे वाला जो सरफेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा। क्लियर है क्या? जैसे मैं ये बोर्ड है, बोर्ड को मैं ऐसे करके इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, तो ये मेरा एक्शन फोर्स होगा। उसके अपोजिट में ये बोर्ड जो है, जिस समय मैं इसमें लगा रहा था उस समय ये इस डायरेक्शन में, मतलब आपके डायरेक्शन में क्या लगाएगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो किस पे, नीचे फ्लोर पे खड़ा हूं, तो फ्लोर पे खड़ा हूं तो मैं एक्शन फोर्स लगा रहा हूं, और फ्लोर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाता है। इसके कारण ही क्या होता है, इसके कारण ही हमको अपने वेट का अनुभव होता है, मतलब फील होता है। क्लियर है? रिएक्शन फोर्स, क्योंकि इसमें एक टर्म आएगा रिएक्शन, तो इसलिए पहले से बता दिया मैंने। लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या बोलता है, पहला पॉइंट बोलता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की भाषा में बोलता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट में। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, देख लो क्या बोलता है ये, पहला पॉइंट ये बोलता है क्या, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज वर्क अपोजिट टू द, और ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा जो उसका मूविंग डायरेक्शन होता है उसके क्या होता है, अपोजिट होता है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। सेकेंड थिंग, इट इज वर्क टेंजेंशियली ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड पैरेलल टू सरफेस ऑफ, ये क्या होता है, टेंजेंशियली वर्क करता है। टेंजेंशियली कैसे वर्क करता है, एंड पैरेलल टू सरफेस ऑफ द बॉडी। इस मान लो इस डायरेक्शन में, ये मूविंग डायरेक्शन है उसका, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या मूव करने की कोशिश कर रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन वर्क करेगा, फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, और वो क्या करेगा, पहला पॉइंट ये बोला, इट इज अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक, ये हो गया। दूसरा पॉइंट बोलता है, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, टेंजेंशियली होता है ऐसा सरफेस में, ठीक है, और पैरेलल टू द बॉडी, सरफेस ऑफ द बॉडी, इसके सरफेस के पैरेलल और टेंजेंशियली वर्क करता है इस डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बोलता है, फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन acting on a body is directly proportional to normal reaction or reaction force acting on the body। मान लो ये बॉडी है, इसमें क्या क्या वर्क करेगा, इस डायरेक्शन में इसका वेट वर्क करेगा m इंटू जी, इसके कारण इसमें रिएक्शन फोर्स कितना वर्क करेगा, r। ठीक है, रेस्ट में r वर्क करेगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये क्या होता है, इसके डायरेक्टली, रिएक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट। ठीक, फोर्थ पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेसेस। मतलब जैसे एक बॉडी है, दूसरा बॉडी उसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, तो ये ज्यादा एरिया को अगर कवर कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है क्या?
एक बॉडी ऐसा है, दूसरा ज्यादा ज्यादा एक कम को कवर कर रहा है तो कम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ज्यादा ज्यादा कवर कर रहा है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ऐसा नहीं है। इट इज इंडिपेंड ऑफ फ्रॉम द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ बोथ सरफेसेस ऑफ बोथ बॉडी। समझ में आया? फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है इट इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ surfaces of body, nature of surfaces of contact surfaces of body। समझ में आ रहा है क्या? किस पे डिपेंड करता है? ये कॉन्टेक्ट सरफेसेस के नेचर पर डिपेंड करता है। मे बी अगर वो वेट है तो ज्यादा ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स वर्क करना चालू कर दे, और वो एकदम ज्यादा सूखा है तो कम फ्रिक्शन फोर्स वर्क करना चालू कर दे। जैसे वो क्या बोलना चाहिए, रेत है तो उसका सरफेस अलग है तो उस पर अलग टाइप का। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा एरिया कवर करेगा तो ज्यादा वो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, ऐसा नहीं है। क्लियर है क्या? ये 5 पॉइंट है। अब ये 5 पॉइंट को एक एक करके लिखते हैं। समझ में आ रहा है? लॉ ऑफ फ्रिक्शन हेडिंग दिए हैं कि डायग्राम बना लेना और उसके नीचे एक एक पॉइंट को लिखते हैं। चलिए लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स is always opposite to the direction of motion of the body, direction of motion of the body। second thing, ठीक है, friction force always work tangentially and parallel to the contact surfaces, tangentially and parallel to the contact surfaces। third thing, friction force working between the two bodies is directly proportional to normal reaction force, is directly proportional to normal reaction force। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक, इसी को क्या बोलना चाहिए, इसी को जब आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये जो क्या बोलना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है और इनके बीच में प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो यहाँ एक क्या लगता है, कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया? ठीक है, उसी का आगे का पॉइंट है। ठीक, पहले लिख लिए इतना, देन क्या, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। उसके बाद ये लिखेंगे और ये लिखने के बाद आप उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऐसे लिख दो, जहां म्यू क्या है, म्यू एस लिखा है तो एस हो गया, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ऐसे लिख लो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन फोर्स वर्किंग बिटवीन द surfaces of body is independent from area of contact of surfaces, area of contact of surfaces। क्लियर है? एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेसेस। ठीक, फिफ्थ पॉइंट है friction force working between the bodies is directly proportional to nature of contact surfaces of the body। ठीक, ये पॉइंट्स हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक, चलो ये हो गया लॉ ऑफ फ्रिक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सपोज ये हमारे पास एक बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, मास m है, नीचे क्या वर्क करेगा, mg, इधर हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन R इक्वल टू
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक, इधर अगर एफ फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं, एफ फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं, ठीक है, तो इधर लग जाएगा क्या, एफ एस, एफ एस। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ये फोर्स इस फोर्स के कारण आया है, तो ये दोनों फोर्स, एक फोर्स इधर वर्क कर रहा है, एक फोर्स इधर वर्क कर रहा है, दोनों का एक रिजल्टेंट इधर, इसको बोल देते हैं अपन एम, एम। ठीक, इसको बोल देंगे क्या अपन, एम। तो ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां पर एक एंगल बनता है इन दोनों के बीच में, यहां पर एक एंगल बनता है, इसको बोलते हैं थीटा, और यही होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हुआ? तो इसको अपन कैसे बोलेंगे, एंगल फॉर्म इन बिटवीन, एंगल फॉर्म इन बिटवीन normal reaction acting on a body and resultant of normal reaction and limiting friction. Resultant of normal reaction and limiting friction is known as a angle of friction. समझ में आ रहा है क्या? यहां पर एंगल बन रहा है, यह है क्या एक्चुअल में, एंगल फॉर्म इन बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, एंड रिजल्टेंट ऑफ normal reaction and friction force is known as a angle of friction. क्लियर है क्या? ठीक है, ये है हमारे पास वेयर आर इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये रिजल्टेंट ऑफ क्या है, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। ठीक है, एन हो गया, और क्या बच गया हमारे पास, एफ एस, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ठीक है जी, इतना समझ में आ रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ठीक, तो अगर इसको मैं पॉइंट देखूं, पॉइंट वाइज देखूं, तो इस पॉइंट को ओ मान लेता हूं, ठीक है, ओ मान लेता हूं, इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इक्वल टू हो जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ओ आर, है ना, ओ आर, और क्या बच गया हमारे पास, इसको ऐसे ले सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ओ ए अपॉन, ये हो जाएगा क्या, ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी। इसका जब ट्राइंगल फॉर्म बनाएंगे तो इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा ना, ऐसा टाइप का, कैसा, ये ओ पॉइंट हो जाएगा, ये सी पॉइंट है, और ये ए पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको शिफ्ट किए हैं, किसको, इसको यहां से, तो ये वाला एफ एस को शो करेगा, ये आर को शो करेगा, और ये तुम्हारा किसको, नॉर्मल रिएक्शन बताओ, रिजल्टेंट वाले को। तो एक्चुअल में ये जो थीटा है, यहाँ पर जो थीटा बन रहा है, ये थीटा क्या होगा, ये अपॉन ये होगा, ठीक है ना, ये अपॉन ये होगा, तो हमारे पास क्या बोलना चाहिए, ओ बी अपॉन, सॉरी यार क्या होगा, हाँ, ओ बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा, ओ ए, ओ ए, तो टेन थीटा इक्वल टू
हमारे पास ये है एफ एस, ठीक है, और ये हो जाएगा R, ठीक है, एफ एस अपॉन। डायग्राम बना लो, उसको नोट कर लो। हाँ मैम, 11 का नहीं लिया हूँ, 12 का लिया हूँ। हाँ, 11 नहीं लिया हूँ, मैंने चेक किया उसको, पीडीएफ पीडीएफ से चेक किया। 11 का नहीं लिया हूँ ना मैडम। हाँ 12 का है। उसको वहाँ पे सबमिट कर देना। मैम सुनिए ना, फिर 10 मिनट बाद फिर से क्लास लेता हूँ, है ना, ठीक है, इसको नोट कर लो पूरा। सर आपकी माइक ऑफ है। सर सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है।
अरे बाबा रे, माइक ऑफ हो गया था, सॉरी, फिर से इसको चालू करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग ऑफ करके। देखो देखो बेटा, क्या है, क्या क्या लग रहा है यहाँ पे, ये एंगल ऑफ रिपोज हेडिंग है, एंगल ऑफ रिपोज हेडिंग है, और यहाँ पर एक प्लेन है, प्लेन से ही सटा हुआ एक इंक्लाइन प्लेन है ना, इंक्लाइन प्लेन है। तो एंगल ऑफ रिपोज कहाँ बनता है, इस चीज को मैं बताता हूँ। देखो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये इंक्लाइन प्लेन के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ऑफ रिपोज है। लेकिन ये एंगल ऑफ रिपोज तब कहलाता है कि ये एंगल उतना ही, ये जो इंक्लाइन प्लेन है यहाँ से उतना ही एंगल फॉर्म करना चाहिए कि ये जो बॉडी इसके ऊपर रखा हुआ है वो जस्ट स्लाइड, है ना, जस्ट स्लाइड की कंडीशन पे होना चाहिए। मतलब जस्ट स्लाइड मत हो, वो जस्ट स्लाइड होने की कंडीशन में होना चाहिए। थोड़ा सा फ्रिक्शन लगाए तो स्लाइड होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। एक, अब यहाँ पर उसको लिखवाऊंगा मैं, यहाँ पर ये रिजॉल्व कैसे किए उसको देखते हैं। देखो, ये बॉडी है तो इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड वर्क करेगा, mg हमेशा ग्राउंड की तरफ वर्क करता है, हमारा भार भी नीचे की तरफ वर्क करता है, तो कोई भी बॉडी रहे हमेशा वो ग्राउंड की तरफ, तो mg, क्लियर है, mg हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो बॉडी रखा है, बॉडी से एक नॉर्मल एक लाइन खींच दोगे ऐसा परपेंडिकुलर सरफेस से, तो यहां जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है, उतना ही एंगल कहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है। अब मैं आप लोगों को जो वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ाया था, वेक्टर में आप लोगों को कंपोनेंट लेना सिखाया था। तो कंपोनेंट कैसे लेते हैं, जैसे ये एक वेक्टर ए है, इधर से थीटा बन रहा है तो इधर कॉस थीटा बनता है, ए कॉस थीटा हो जाएगा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर में ए साइन थीटा, ऐसा सिखाया था मैंने। तो वैसे ही यहाँ पर ये mg लग रहा है तो इधर वाले में mg cos थीटा हो जाएगा, है ना, ये थीटा बन रहा है इधर mg cos थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर में mg sin थीटा। क्लियर है, ठीक है। अब बॉडी इधर स्लाइड होने को हो रहा है क्योंकि इधर ढाल है हमारे पास, इधर ढाल है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर, Fs, ठीक, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन ही होता है ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक। और रिएक्शन फोर्स जैसा जैसा सरफेस रहता है उसके जस्ट परपेंडिकुलर लगता है, जैसे ये सरफेस इधर है तो इधर फोर्स लगाऊंगा तो रिएक्शन इधर, नीचे है तो नीचे अगर फोर्स लगाता हूँ रिएक्शन फोर्स ऊपर, ठीक है। ये कैसा है, ऐसा है, तो ये जो बॉडी रखा हुआ है ये इसको इधर पुश करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन इधर आया समझ में, ठीक। अब एंगल ऑफ रिपोज ये क्या क्या कैसे कैसे रिजॉल्व हुआ ये चीज है, ठीक है, जिसमें हमारे पास mg वेट ऑफ द बॉडी है, ऑफ द बॉडी, ठीक, mg cos थीटा, ठीक है, mg cos थीटा, डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ mg, ठीक, mg sin थीटा पैरेलल टू प्लेन है, टू प्लेन, और क्या बच गया, Fs फ्रिक्शन फोर्स, ये किधर है, अपवर्ड है ऑफ द प्लेन, ठीक। R हो गया क्या, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। इतनी सारी चीजें हैं। अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर डायग्राम, फिर इसके बाद इसका कैलकुलेशन लिखेंगे। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज में लिखना, एंगल ऑफ रिपोज में लिखेंगे द मिनिमम एंगल मेड बाय इंक्लाइन प्लेन, द मिनिमम एंगल मेड बाय द इंक्लाइन प्लेन, minimum angle made by the inclined plane from the horizontal surface such that the body lying on the inclined plane, such that the body lying on the inclined plane
is just at the verge of sliding down, is just at the verge of sliding down along the inclined plane. Along the inclined plane is called angle of repose. Is called angle of repose. समझ में आ रहा है? Angle formed by inclined plane with the horizontal surface such that body lying on the inclined plane is just is in sliding condition. समझ में आ रहा है? तो उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज. अब ये तो ये जैसे बॉडी रखाता है तो इतनी सारी फोर्स अपने आप जनरेट हो जाती है. ठीक है, हमको निकालना है क्या? ये थीटा. अब देखो बेटा, इस चीज से देखो, ये रिएक्शन फोर्स है आर. रिएक्शन फोर्स है आर, ये लिख दिया हूं ना जी, आर रिएक्शन फोर्स आर. ये किसको बैलेंस करेगा? ये बैलेंस करेगा mg cos थीटा. और फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करेगा किसको? mg sin थीटा. ठीक है, उस चीज को लिखते हैं. फ्रॉम डायग्राम से क्या क्या क्लियर है? Fs इक्वल टू है mg sin थीटा, है ना? Fs इक्वल टू mg sin थीटा, इक्वेशन 1. और R इक्वल टू है mg cos थीटा, ये है इक्वेशन नंबर 2. ठीक, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को रेशियो कर दो. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? Fs अपॉन R इक्वल टू क्या होगा? mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा. तो यहाँ mg कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? Fs अपॉन R इक्वल टू हो जाएगा क्या? साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा. ठीक, tan थीटा के बराबर हो गया. और मींस क्या है यहाँ पर? रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज. यहां से ये क्लियर होता है. और क्या पता है आपको? Fs अपॉन R इक्वल टू होता है म्यू s. लिखे थे हम लोग कहां से? फ्रॉम लॉ ऑफ फ्रिक्शन से. ठीक है, और क्या वहां पर हम लोग अभी इससे पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़े, वो भी क्या था? Fs अपॉन R था. एंगल ऑफ फ्रिक्शन उसको अपन क्या लिखे थे? tan थीटा, वो भी था. इसको भी थीटा ले लिए क्या? उसको लैम्डा लेते हैं, लैम्डा ले लेते हैं, tan लैम्डा. एंगल ऑफ फ्रिक्शन में tan थीटा लिखा है ना, उसकी जगह उसको लैम्डा बना लो. ऐसे थीटा की जगह लैम्डा लिखो, क्योंकि इधर भी थीटा हो जा रहा है, उधर भी थीटा हो जाएगा, तो मिसमैच हो जाएगा. तो देखो Fs अपॉन R tan थीटा कहां से आया? वेयर लैम्डा इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन. क्लियर है? ठीक है. और Fs अपॉन R इक्वल टू म्यू s, ये कहां से आया था? फ्रॉम लॉ ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. और Fs अपॉन R इक्वल टू tan थीटा, ये कहां से आया? ये आया यहां से, वेयर थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है जी, थीटा इक्वल टू कितना आ गया? एंगल ऑफ रिपोज. कहने का मतलब ये हुआ Fs अपॉन R इक्वल टू है तुम्हारे पास क्या? Fs अपॉन R इक्वल टू हो गया थीटा, मतलब एंगल ऑफ रिपोज, लैम्डा एंगल ऑफ क्या? नहीं सॉरी, Fs अपॉन R इक्वल टू हो गया tan थीटा, tan लैम्डा और म्यू s. Fs अपॉन R इक्वल टू tan थीटा मतलब एंगल ऑफ रिपोज वाला, tan लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला, और म्यू s कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. अगर इसको सोचा जाए तो tan थीटा tan लैम्डा के बराबर है, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा के बराबर. मतलब एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? बराबर होता है. ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर होता है. इतना सारा कॉन्सेप्ट है, जो मैंने लिखा है वो थ्योरी है. उसके बाद ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद ये पूरा नोट करना, इसको नोट करने के बाद ये पूरा नोट करना, ये नोट करने के बाद ये 3 कॉन्सेप्ट दिया अपन कहाँ से? Fs अपॉन R इक्वल टू tan थीटा, tan लैम्डा, लैम्डा क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है. Fs अपॉन R इक्वल टू यूएस, ये फ्रॉम लॉ ऑफ फ्रिक्शन से आता है. यूएस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. Fs अपॉन R tan थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू
एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो यहां से ये समझ में आया कि एफ एस अपॉन आर इक्वल टू म्यू एस तो था ही, अभी टेन थीटा हुआ और लेमडा हुआ, तो यहां से इन दोनों को देखा जाए तो टेन थीटा इक्वल टू टेन लेमडा, तो टेन टेन हटा दोगे तो थीटा इक्वल टू लेमडा आ रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हुआ? ठीक, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो पॉज करके इसको पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू आज की क्लास के लिए।